हाँ जी दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर राजबाला आपके अपने यूट्यूब चैनल राज चहल अकेडमी पर आपका स्वागत करती हूँ। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी एचटेट पीजीटी और टीजीटी हिंदी दोनों की कक्षाएं चल रही हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं वितान भाग 2 जो आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई है। ठीक है, और सिल्वर वेडिंग जो कहानी है उस पर हम चर्चा कर रहे थे। मनोहर श्याम जोशी पर मैं आपको स्वतंत्र रूप से व्याख्यान उपलब्ध करवा चुकी हूँ और वितान ये जो सिल्वर वेडिंग कहानी है इसे भी हम पढ़ चुके हैं। ये एक लंबी कहानी है और इसमें पीढ़ीगत अंतराल को दिखाया गया है कि किस प्रकार एक व्यक्ति जो है वो पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण करने वाले अपने बच्चों को मतलब कि कहीं ना कहीं उससे परेशान है और उसकी अपनी एक अलग दुनिया है, अपनी परंपराएं हैं और अपना एक रहन सहन है। उसी को वो क्या है ज्यादा उचित मानता है, उसी को अपना आदर्श मानता है। किशन दा इसमें एक व्यक्ति हैं जो यशोधर बाबू के आदर्श हैं, तो वो सारी बातें इस कहानी में दर्शाई गई हैं। एक भाग हम पढ़ चुके हैं और अब आगे से हम शुरुआत करते हैं। जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी तब सब अपने ही आप ठीक हो जाएंगे। देखो यहाँ पर क्या है, एक पिता जो है वो अपने पुत्रों की जो व्यर्थ की जो मतलब क्या कह सकते हैं, फिजूल खर्ची। ठीक है, फिजूल खर्ची के से कहीं ना कहीं तंग है और वो कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं। जैसे हर एक पिता जो है वो कहता है कि ठीक है, टाइम आएगा जब अपने आप सुधर जाएंगे, अब नहीं तो फिर सुधर जाएंगे, है ना। सिर पर पड़ेगी तो अपने आप सुधरेंगे, फिर अपने आप ही खर्चा कम करना शुरू कर देंगे। तो वही बात यहाँ पर यशोधर बाबू की दिखाई पड़ रही है। यह भी किशन दास से विरासत में मिला हुआ एक फिक्रा है जिसे यशोधर बाबू अक्सर अपने बच्चों के प्रसंग में दोहराते हैं, क्योंकि किशन दा को अपना आदर्श मानते हैं। कौन? यशोधर बाबू। उन्हें कभी कभी लगता है कि अगर मेरे पिता तब नहीं गुजर गए होते जब मैं मैट्रिक में था। यहाँ पर ये प्रश्न बन सकता है कि यशोधर बाबू के पिताजी की मृत्यु कब हुई थी? उस समय हुई थी जब वो मैट्रिक में थे। ठीक है, किस समय हुई थी? उस समय हुई थी जब वो मैट्रिक में थे। शायद मैं भी गधा पचीसी के लंबे दौर से गुजरता। ये गधा पचीसी क्या होती है भी? ये मतलब जो जवानी का जो जवानी की जो उम्र होती है 25 साल तक की उम्र, इसको क्या कहा जाता है? गधा पचीसी कहा जाता है। जैसे अक्सर हम भी अपने बच्चों को कह देते हैं जब वो ज्यादा मस्ती करते हुए दिखाई देते हैं, बात नहीं मानते, तो हम भी क्या कहते हैं कि ये गधे के 2.5 दिन मार में भी आए थे, है ना। तो इसी तरह से यहाँ पर वो बता रहे हैं कि गधा पचीसी मेरे अंदर भी आ जाती यदि मेरे पिता की मृत्यु जल्दी नहीं हो जाती, क्योंकि जिम्मेदारी सिर पर पड़ जाती थी, पड़ गई तो जल्दी ही मैं जो है वो यौवन का जो उन्माद है उसको भूल गया था। जिम्मेदारी सर पर जल्दी पड़ गई तो जल्दी ही जिम्मेदार आदमी भी बन गया। जब तक बाप है तब तक मौज कर ले। यह बात यशोधर जी कभी कभी तंजिया कहते हैं। तजिया कहते हैं मतलब कि ताने मार कर के कहते हैं, लेकिन कहते हुए उनके चेहरे पर मुस्कान खेल जाती है। बच्चों पर यह प्रकट करती है कि बाप को उनका सनात होना, गैर जिम्मेदार होना कुल मिलाकर के अच्छा लगता है। ठीक है, यशोधर बाबू कभी कभी मन ही मन स्वीकार करते हैं कि दुनियादारी में बीवी बच्चे उनके अधिक सुलझे हुए हो सकते हैं, लेकिन 2 के 4 करने वाली दुनिया ही उन्हें कहाँ मंजूर है जो उसकी रीत मंजूर करे। दुनियादारी के हिसाब से बच्चों का ये कहना सही भी हो सकता है कि बब्बा ने डीडीए फ्लैट के लिए पैसा न भर के भयंकर भूल की है। मतलब कौन से फ्लैट के लिए पैसा नहीं भरा था? उनके पिता ने डीडीए फ्लैट के लिए पैसा नहीं भरा था, ये पूछा जा सकता है। किंतु समहाउ यशोधर बाबू को किशन दा की ये उक्ति अब भी जचती है कि मूर्ख लोग मकान बनाते हैं, सियाने उनमें रहते हैं। जब तक सरकारी नौकरी है तब तक सरकारी क्वार्टर, रिटायर होने पर गांव का पुश्तैनी घर, बस उससे ज्यादा क्या जरूरत। ठीक है, इसका अर्थ पूछा जा सकता है, भाई क्या है इसका अर्थ? ये ऊपर आया था तंजिया, मैंने आपको बता ही दिया था, व्यंग्यात्मक। गांव का पुश्तैनी घर टूट फूट चुका है और उस पर इतने लोगों का हक है कि वहां जाकर बसना, मरम्मत की जिम्मेदारी ओढ़ना और बेकार के झगड़े मोल लेना होगा। इस बात को यशोधर बहुत अच्छी प्रकार से जानते थे, समझते थे, किंतु बच्चे बहस में यह तर्क दोहराते हैं जब उनसे कोई जवाब देते हुए नहीं बनता। उन्होंने हमेशा यही कल्पना की थी कि, और आज भी करते हैं, कि उनका कोई लड़का रिटायर होने से पहले सरकारी नौकरी में आ जाएगा और क्वार्टर उनके परिवार के पास ही बना रहेगा।
अब भी पत्नी द्वारा भविष्य का प्रश्न उठाए जाने पर यशोधर बाबू इस संभावना को रेखांकित कर देते हैं। वो कहते हैं कि लड़का नौकरी लग जाएगा, ये क्वार्टर हमें मिल जाएगा, क्या जरूरत है घर बनाने की। जब पत्नी कहती है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आदमी को तो हर तरह से सोचना चाहिए, तब यशोधर बाबू बाबू टिप्पणी करते हैं कि सब तरह से सोचने वाले हमारी बिरादरी में नहीं होते हैं, उनमें तो एक की तरह से सोचने वाले होते हैं। और कहते हैं और कहकर लगभग नकली सी हंसी हंसते हैं। मतलब चिंता तो यशोधर बाबू को भी है कि अगर नौकरी चली गई, मतलब रिटायर होने के बाद मकान चला जाएगा, बताइए कहाँ रहेंगे। लेकिन वो इस अपनी चिंता को अपनी पत्नी के सामने अभिव्यक्त नहीं करना चाहते, जैसा अक्सर पुरुष किया करते हैं। ठीक है, तो वही मानसिकता यहाँ पर किसकी दिखाई दे रही है? यशोधर बाबू की दिखाई दे रही है। जितना ही इस लोक की जिंदगी यशोधर बाबू को यह नकली हंसी हंसने के लिए बाध्य कर रही है, उतना ही वह परलोक के बारे में उत्साही होने का यत्न कर रहे हैं। तो उन्होंने बिड़ला मंदिर की ओर तेज कदम बढ़ाए, लक्ष्मी नारायण के आगे हाथ जोड़े, असीक का फूल चुटिया में खोसा और पीछे से उस प्रांगण में जहां पहुंचे जहां महात्मा जी गीता पर प्रवचन कर रहे थे। अफसोस, आज प्रवचन सुनने में यशोधर का मन खास लगा नहीं। सच तो यह है कि वह भीतर से बहुत ज्यादा धार्मिक अथवा कर्मकांडी है ही नहीं। हाँ, इस संबंध में अपने मर्यादा पुरुष किशनदा द्वारा स्थापित मानक हमेशा उनके सामने रहे हैं। जैसे जैसे उम्र ढल रही है वैसे वैसे वह भी किशनदा की तरह रोज मंदिर जाने, संध्या पूजन करने, गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें पढ़ने का यत्न करने लगे हैं। कहाँ की किताबें पढ़ते हैं वो? गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें पढ़ते हैं। अगर कभी उनका मन शिकायत करता है कि सब में नहीं लग पा रहा हूं, तब उससे कहते हैं कि भाई लगना चाहिए। अब तो मोह माया के साथ साथ भगवत भजन को भी कुछ स्थान देना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है तो ईश्वर भक्ति में उसका मन जो है वो रमने लगता है। और ऐसा ही किसके साथ हो रहा है? यशोधर बाबू के साथ भी हो रहा है। नई पीढ़ी को देकर राजपाट तुम लग जाओ, वाट वन प्रदेश की। जो करते हैं, जैसा करते हैं करें। हमें अब इस वर्ल्ड की नहीं, उस लाइफ की नहीं, उसकी चिंता करनी है। इस लाइफ की नहीं, मतलब हमें अब परलोक की चिंता करनी है। वैसे अगर बच्चे सलाह मांगे, अनुभव का आदर करें तो अच्छा लगता है, अब नहीं मांगते तो ना मांगे भाई। यशोधर बाबू ने अपने को यह भी क्या हुआ कि मन को समझाने में फिर भटक गए और भगवान के चरणों से उठाए हुए आशीर्वाद के फूल, ये क्या था? असीक के फूल का क्या मतलब है? भगवान के चरणों में से उठाए गए आशीर्वाद के फूल, उनको क्या नाम दिया गया है? असीक के फूल कहा गया है। सुनने लगे, मगर व्याख्या में जनार्दन शब्द जो सुनाई पड़ा तो उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद आ गई। जीजा का क्या नाम था? जनार्दन जोशी। किसके जीजा थे? यशोधर के जीजा थे। परसों ही कार्ड आया कि उनकी तबीयत खराब है। यशोधर बाबू सोचने लगे कि जीजा जी का हाल पूछने अहमदाबाद जाना होगा। ऐसा सोचते ही उन्हें यह भी ख्याल आया कि यह प्रस्ताव उनकी पत्नी और बच्चों को पसंद नहीं आएगा। सारा संयुक्त परिवार बिखर गया है। पत्नी और बच्चों की धारणा है कि इस बिखरे हुए परिवार के प्रति यशोधर जी का एक तरफा लगाव जो है वो क्या है? आर्थिक दृष्टि से सर्वथा मूर्खतापूर्ण है। क्योंकि अक्सर बच्चे ऐसा सोचते हैं कि अगर वो हमारे नहीं बोलते, उनको हमारी नहीं पड़ी, तो हमें क्या जरूरत है ना? तो वही बात यहाँ पर दिखाई दे रही है। यशोधर जी खुशी गम के हर मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ जाना जरूरी समझते हैं। वह चाहते हैं कि बच्चे भी पारिवारिकता के प्रति उत्साही हों। बच्चे क्रुद्ध ही होते हैं, मतलब बच्चे तो बच्चे हैं भाई, उनको थोड़ी ना पता होता है इन चीजों का। अभी उस दिन हद हो गई, कमाऊ बेटे ने यह कह दिया कि आपको बुआ को भेजने के लिए पैसे मैं तो नहीं दूंगा। यशोधर बाबू को कहना पड़ा कि अभी तुम्हारे बब्बा की इतनी सीख है कि 100 रुपए उधार ले सकते हैं। यशोधर जी का नारा हमारा तो सैप ही ऐसा देखा ठहरा, हमें तो यही परंपरा विरासत में मिली है। इस नारे से उनकी पत्नी बहुत चिढ़ती है। पत्नी का कहना है और सही कहना है कि यशोधर जी स्वयं का देखा हुआ कुछ नहीं है। यशोधर जी का स्वयं का देखा हुआ कुछ नहीं है। माँ के मर जाने के बाद छोटी सी उम्र में वह गांव छोड़कर अपनी विधवा बुआ के पास अल्मोड़ा आ गए थे। बुआ का कोई ऐसा लंबा चौड़ा परिवार तो था नहीं जहाँ की यशोधर को कुछ देखने और परंपरा के रंग में रंगते। मैट्रिक पास करते ही दिल्ली आ गए और यहाँ से कुंवारे कृष्णानंद के साथ कुंवारे की गृहस्थी में देखने को होता ही क्या है। पत्नी आग्रह पूर्वक कहती है कि कुछ नहीं तो तुम अपने किशनदा के मुंह से सुनी सुनाई बातों को अपनी आंखों देखी यादें बना डालते हो। किशनदा को जो भी मालूम था
वह उनके पुराने गवई लोगों से सीखा हुआ ठहरा। दिल्ली आकर उन्होंने घर परिवार तो बसाया नहीं जो जान पाते कि कौन से रिवाज निभ सकते हैं कौन से नहीं। पत्नी का कहना है कि किशनदा तो थे ही जन्म के, क्या थे, साहब का बोलचाल में प्रयुक्त रूप। साहब का बोलचाल में प्रयुक्त रूप कौन सा है भाई, क्या था वो, हम तो है ही, कुछ ऐसा था। हम तो है ही सैफ, सैफ मतलब साहब, है ना, हम तो है ही सैफ। बूढ़े तुम्हें क्या सुर लगा है जो उनका बुढ़ापा खुद ओढ़ने लगे हो। तुम शुरू में ऐसे तो नहीं थे, शादी के बाद मैंने तुम्हें देखा, देख जो क्या नहीं रखा है। हफ्ते में दो दो सिनेमा देखते थे, गजल गाते थे, गजल गजल हुई और सहगल के गाने। यशोधर बाबू स्वीकार करते हैं कि उनमें कुछ परिवर्तन हुआ है, लेकिन वे समझते हैं कि उम्र के साथ साथ बुजुर्गियत आना जरूरी है। पत्नी से वे कहते हैं कि जिस तरह तुमने बुढ़िया काल यह बगैर बाह का ब्लाउज पहना है, यह रसोई से बाहर दाल भात खा लेती हो, यह ऊंची हिल वाली तुम सैंडल पहन लेती हो, और ऐसे ही 50 काम अपनी बेटी की सलाह पर तुमने शुरू कर दिए हैं, मुझे तो वो समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होते हैं। एनीवे तुम ऐसा करने से मैं तुम्हें ऐसा करने से रोक नहीं रहा हूं। देयरफॉर तुम लोगों को भी मेरे जीने के ढंग पर कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि शहरी लोगों की जैसी भाषा होती है ना, खिचड़ी सी, वैसी भाषा इसमें थोड़ी दर्शाई गई है। यशोधर बाबू को धार्मिक प्रवचन सुनते हुए भी अपना पारिवारिक चिंतन में ध्यान डूबा रहना अच्छा नहीं लगा। सुबह शाम संध्या करने के बाद जब वह थोड़ा ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, तब भी मन किसी परम सत्ता में नहीं, इसी परिवार में लीन होता है। यशोधर जी चाहते हैं कि ध्यान लगाने की सही विधि सीखें। साथ ही साथ वे अपने से भी कहते हैं कि परहैप्स ऐसी चीज के लिए रिटायर होने के बाद का समय ही प्रॉपर ठहरा, वानप्रस्थ के लिए पेस्क्राइब्ड ठहरी ये चीजें। वानप्रस्थ के लिए यशोधर बाबू का अपने पुश्तैनी गांव जाने का इरादा है, रिटायर होकर, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, समझे। इस तरह की तमाम बातें यशोधर बाबू पैदाइशी बुजुर्गवार किशनदा के शब्दों में है और उनके ही लहजे में कहा करते हैं, और कहकर उनकी ही तरह वह झेपी सी लगभग नकली सी हंसी हंस देते हैं। जब तक किशनदा दिल्ली में रहे, यशोधर बाबू नित्य नियम से हर दूसरी शाम उनके दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचते थे। स्वयं किशनदा हर सुबह सैर से लौटते हुए अपने इस मानस पुत्र के क्वार्टर में झांकना और हेल्दी वेल्दी एंड वाइज बन रहा है न भाऊ, ऐसा कहना कभी नहीं भूलते। जब यशोधर बाबू दिल्ली आए थे तब उनकी सुबह थोड़ी देर से उठने की आदत थी। किशनदा ने उन्हें सुबह रोज झकझोर कर उठाना शुरू कर दिया, साथ में सैर पर ले जाना शुरू कर दिया और यह मंत्र दिया कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइड्स मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। जब यशोधर बाबू अलग क्वार्टर में रहने लगे, अपनी गृहस्थी में डूब गए, तब भी किशनदा ने यह देखते रहना जरूरी समझा कि भाऊ यानी बच्चा सवेरे जल्दी उठता है कि नहीं। यशोधर बाबू को अच्छा लगता था कि कोई उन्हें भाऊ कहता है। हर सवेरे वह किशनदा से अनुरोध करते चाय पीकर जाएं, लेकिन किशनदा कभी कभी इस अनुरोध की रक्षा कर देते। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे और कल इस कहानी को हम समाप्त कर लेंगे। अभी है ये थोड़ी सी लंबी और पड़ी है ये, ठीक है, एक व्याख्यान और इस पर लेना पड़ेगा, अन्यथा बहुत बड़ा व्याख्यान हो जाएगा। ठीक है, तो कल हम इसको कल की क्लास में करेंगे आगे की वितान को। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।